さっき部屋にいなくてよかったな。दोस्तों, जापान की कुछ डिमोनिक कहानियां जो आपका सर हिला देंगी। मैंने कुछ टाइम पहले तोरी हादा मूवी सीरीज को एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया था, जिसमें बहुत सारी कहानियां होती हैं और हर एक कहानी छोटी छोटी डिमोनिक टेल हमें दिखाती है। वो वीडियोस आपको हद से ज़्यादा अच्छी लगी थी और इसलिए आज मैं आपके लिए लाया हूँ तोरी हादा पार्ट 4, जो एक और बार आपको डराने को तैयार है। स्टोरी में आगे जाने से पहले मैं बता देता हूँ कि इस मूवी के सीन्स कुछ इतने ज़्यादा क्रीपी है कि बिना डायलॉग सुने ही, सिर्फ इन कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशन देखकर ही आप किचन में पानी लाने से ही डरोगे। तोरी हादा के इस पार्ट 4 में 6 छोटी कहानियां हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। आप देख रहे हो डिमोनिक आर्काइव, जो बेस्ट हॉरर रिकैप चैनल है, और ड्रिल सिंपल है कि आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री सपोर्ट है आपकी तरफ से और चैनल की बहुत ज्यादा मदद करता है। मैं हूँ कैरिश, आपका रिकैपर, और हम बिना देर करते हुए चलते हैं सीधा तोरी हादा पार्ट 4 मूवी की श्रापित कहानियों की तरफ। इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लॉन्ड्री शॉप को, जहाँ पर मोस्टली लोग कपड़े धोने के लिए आते हैं। यहाँ तोमोनी नाम की एक लड़की भी अपने कपड़े धोने आई थी, लेकिन इस लड़की की एक बहुत अजीब आदत थी। ये करती क्या थी, ये अनजान नंबरों को डायल कर देती थी, और जब भी किसी स्ट्रेंजर के पास फोन जाता था और वो स्ट्रेंजर फोन उठाता था तो ये लड़की मजे लेने लगती थी, उनको बार बार परेशान करने लगती थी कॉल कर कर कर। और आज रात भी तोमोनी यही करती है। वहाँ दुकान पर उसे अब एक नंबर मिलता है और तोमोनी उस नंबर को डायल कर देती है प्रैंक करने के लिए। लेकिन इस बार उसके साथ जो होता है वो तो उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जैसे ही वो कॉल करती है, कोई फोन उठाता है, पर कॉल पे उसे किसी की आवाज सुनाई नहीं देती। फोन पे था एक वॉइस मेल जो बोल रहा था कि ठीक 2:05 पर तोमोनी मारी जाएगी। ये सुनकर पहले तोमोनी को लगता है कि कॉल में जरूर कोई ग्लिच होगा, और इसलिए वो फिर से कॉल करती है। बार बार कॉल करती है, पर उसे हर बार एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, 2:05 पर उसकी सांसें बंद हो जाएंगी। यहाँ से सीन हो जाता है कट, और हमारी पहली कहानी स्टार्ट होती है इस मूवी की, जिसका नाम है फियर इज ऑलवेज बाय योर साइड। एक लड़का जिसका नाम है आमिनो, वो किसी चीज का इंतजार कर रहा था, और टाइम होते ही आमिनो धीरे से अपना दरवाजा खोलता है और अपने बगल वाले रूम की तरफ देखने लगता है, क्योंकि वहां पे कोचीरी नाम की एक लड़की थी जो अपना डोर लॉक कर काम पर जा रही थी। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि आमिनो इस लड़की को बहुत ज्यादा पसंद करता है, इतना ज्यादा कि अगर वो लड़की इम्प्रेस भी ना होने वाली हो ना, तो पुलिस जरूर इम्प्रेस हो जाएगी, क्योंकि उस लड़के की हरकतें बिल्कुल स्टॉकर वाली थी। आमिनो हर रोज ऐसे ही अपने दरवाजे से कोचीरो को देखता रहता है, और जब रात होती है तो वो अपने बाथरूम में जाकर बैठ जाता है, क्योंकि वहां से कोचीरी अपने घर में जो भी करती थी उसकी आवाजें आमिनो को सुनाई देती थी। ऐसे ही एक दिन आमिनो फिर से सुबह सेम टाइम पर कोचीरो को देखता है, लेकिन इस बार कोचीरी के हाथ से उसका छाता गिर जाता है, और जैसे ही वो उसे उठाती है उसकी नजर आमिनो पे पड़ जाती है। आमिनो से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कोचीरी उसके क्रीपी बिहेवियर से डर जाती है और तुरंत अपने काम पर निकल जाती है। ये देखकर उसके स्टॉकर यानी आमिनो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और उसी रात वो कुछ ऐसा करता है जो उसे कभी नहीं करना चाहिए था। उस रात आमिनो बालकनी पे सिगरेट पीने जाता है, और थोड़ी देर वहां रुकने पे उसकी नजर कोचीरी की बालकनी में पड़ती है, जिसकी विंडो खुली हुई थी। फिर क्या था, आमिनो को यही मौका चाहिए था। वो विंडो से कोचीरी के घर में चले जाता है, और वहां जाते ही वो कोचीरी के सोफे पर लेट जाता है और अजीब अजीब क्रीपी हरकतें करने लगता है। अब ये बंदा अपनी ही धुन में खोया था, और उसे टाइम का होश भी नहीं रहता, और जल्दी ही कोचीरी घर आकर अपना डोर लॉक खोलने लगती है। आमिनो घबरा जाता है और तुरंत नीचे छिप जाता है उसके बेड के। देन कोचीरी घर में घुसती है और वो अपने मैनेजर को गाली देने लगती है, यानी उसके साथ काम पे कुछ बुरा हुआ होगा, जो कि मुझे पता है जितने भी यहाँ पे ऑफिस जाने वाले लोग हैं समझ जाएंगे। कोचीरी भी बस चिल्लाकर बोलने लगती है कि काम पे उसे सब लोग जबरदस्ती अल्कोहल पिलाते हैं, और अब वो ये सब बर्दाश्त नहीं करेगी। ये सारी चीजें आमिनो भी बेड के नीचे से छुपा छुपा सुन रहा था। कोचीरी देन गुस्से में किचन का नाइफ जाकर उठा लेती है और बोलती है कि आज तो वो सबका रोज का नाटक खत्म कर ही देगी। ये देखकर आमिनो डर जाता है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि कोचीरी शायद उसके बारे में बात कर रही है। लेकिन कोचीरी वो चाकू अपने हाथ में लिए बेड पर लेट जाती है और बोलती है कि मैं उन सबको मार दूंगी, ये ऑफिस वाले मेरी जान खा रहे हैं। ये सुनकर आमिनो थोड़ा रिलैक्स होता है, लेकिन तभी उसका फोन वाइब्रेट करने लगता है। आमिनो फिर से बहुत ज्यादा डर जाता है और जल्दी जल्दी अपने फोन को कवर करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी
さっき部屋にいなくてよかったな。 कोचीरी बेड से नीचे झांकती है और इतनी ज्यादा क्रीपी स्माइल देती है जिसके बाद वो जरूर गुस्से में आमिनो को मार डालती है। क्योंकि दोस्तों अगले दिन हमेशा कोचीरी जब अपने डोर को लॉक कर जा रही थी ना काम पर, तो उसे आमिनो देखने वहां पे नहीं आ रहा था। हम ऑब्वियसली ये जानते हैं कि आमिनो मर चुका है, पर उसकी लाश के साथ कोचीरी ने क्या करा होगा ये आप लोग मुझे कमेंट में बताओ, क्योंकि शायद वो सड़ रहा है कोचीरी के कमरे में ही। ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है और सीन फिर से आता है तोमोनी पे। वो अब उस कॉल से डरी हुई थी और तभी एक और आदमी आ जाता है उसी जगह पे अपने कपड़े धोने के लिए। तोमोनी बाहर आती है अपना दिमाग क्रीपी बातों से हटाने के लिए, क्योंकि वो नहीं सोचना चाहती थी कि 2:05 पर वो मर जाएगी। वो अपनी एक दोस्त को कॉल करती है और दोनों आपस में थोड़ा गपशप करने लगती है। सीन दोबारा कट हो जाता है एक नई कहानी पे जिसका नाम है ट्रेजेडी ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन हार्ट एंड अपीयरेंस। इस कहानी में थी एक लड़की जिसका नाम है किनामी और वो रात में ट्रेन में ट्रेवल कर रही थी और उसकी आंख भी बार बार लग रही थी, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है वो एकदम से डर जाती है, क्योंकि उसके सामने एक मिडिल एज्ड आदमी खड़ा था जो उसे घूरे जा रहा था। किनामी डरते हुए पूरी ट्रेन में नजर घुमाती है जहां किसी भी इंसान का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन फिर भी ये बूढ़ा आदमी किनामी के सामने ही खड़ा था। जो अजीब बात है, इतनी सारी जगह खाली पड़ी है फिर भी कहीं नहीं खड़ा हुआ, उसी के सामने खड़ा हुआ है। किनामी डर के दूसरी सीट पर जाकर बैठ जाती है, लेकिन वो आदमी उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था और वो किनामी की तरफ भी बढ़ने लगता है। ये देखकर वो आदमी से डरने लगती है और अगले स्टेशन पे वो तुरंत उतर जाती है। हालांकि दोस्तों वो बूढ़ा आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे छोड़ता ही नहीं है। किसी तरीके से किनामी डरते हुए अपना हाथ छुड़ा लेती है और ट्रेन से भागती है, लेकिन देन किनामी नोटिस करती है कि उस आदमी की नजर में थोड़ा चेंज आ गया है। वो अब क्रीपी नहीं लग रहा था, बल्कि वो बहुत ज्यादा चिंता में लग रहा था। किनामी चैन की सांस तो लेती है कि चलो फाइनली उस क्रीपी बुड्ढे से उसकी जान छूटी, लेकिन ट्रेन जाते जाते भी वो आदमी किनामी को पॉइंट कर रहा था किसी चीज को देखने के लिए, जैसे वो कुछ उसे बताना चाहता हो। देन तभी एक हवा का झोंका आता है और किनामी की गर्दन पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे ही किनामी देन पीछे मुड़ती है, वहां पे एक लड़का खड़ा था और किनामी को देखकर वो इतनी ज्यादा क्रीपी स्माइल देता है कि कोई बंदा वहीं पे डर कर मर जाएगा। एक तो इस मूवी में इन एक्टर्स ने इतनी अच्छी एक्टिंग करी है कि इनकी स्माइल देखकर ही आदमी अपनी पैंट गीली कर दे। अब जैसे ही लड़का इतनी क्रीपी स्माइल देता है, किनामी और ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि किनामी ने जो किताब पकड़ी हुई थी ना, वो जमीन पे पड़ी है और उसके साथ बहुत सारा खून पड़ा है। यानी कि वो जो लड़का था वो कोई सीरियल किलर था जो किनामी का पीछा कर रहा था उसे मारने के लिए। किनामी ने उस बूढ़े आदमी की वार्निंग को इग्नोर कर गलती कर दी और यहीं पे वो बेचारी मारी गई। अब सीन फिर से आता है तोमोनी पे, जहाँ पे वो अभी भी अपनी फ्रेंड से बातें ही कर रही थी। वो उसे बताती है अपने मरने की भविष्यवाणी के बारे में और उसकी दोस्त इस बातों पे हंसने लगती है। उसकी दोस्त उसे सजेस्ट करती है कि उसे इन बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्ली कोई उसके साथ ही प्रैंक कर रहा होगा। तोमोनी भी थोड़ा रिलैक्स हो जाती है और कॉल कट कर अपने फोन में फोटोज वगैरह देखने लगती है। साथ ही साथ धीरे धीरे रात के 2 बजने वाले थे, यानी तोमोनी का टाइम भी खत्म हो रहा था। यहीं से तीसरी कहानी स्टार्ट हो जाती है जिसका नाम है ओवरडन लव रिकॉर्ड। इस कहानी में हम मिलते हैं सूदा नाम के एक आदमी से जो खाना गर्म करते हुए अपनी बीवी और बच्चों से बात कर रहा था जो किसी दूसरे शहर में रहते हैं, और उनसे बात करते हुए वो उन्हें बता रहा था कि वो सब जल्दी ही साथ रहेंगे। यानी उसका प्लान था बड़े से किसी घर में मूव ऑन करने का। कॉल रखने के साथ ही वो कुछ डीवीडीज को चलाता है और वीडियोस वगैरह देखने लगता है टाइम पास करने के लिए, जो उसी के बीवी और बच्चों की थी। सूदा की बीवी हर महीने उसे ऐसी ही वीडियोस भेजा करती है ताकि सूदा अपने बच्चों का बचपन मिस ना कर दे। अगले दिन फिर से सूदा के पास डिलीवरी मैन आता है जो उसे एक नई वीडियो डीवीडी देता है। सूदा ने उस टाइम पे अपनी वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले हुए थे, लेकिन डीवीडी देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है और तुरंत उसे प्ले करने लगता है। वीडियो पहले तो बिल्कुल नॉर्मल थी, जिसमें उसके बच्चे सो रहे थे और सूदा को लगता है कि ये रिकॉर्डिंग उसकी बीवी ने ही की होगी। लेकिन तभी कैमरा एक दूसरे बेड पर पॉइंट करता है जहां पे उसकी बीवी लेटी हुई थी और वो बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी।
ये देखकर सूदा की तो सांसें अटक जाती है। वो पैनिक करने लगता है और वो कैमरा देन उसके बीवी के पैरों की तरफ कैमरा पॉइंट करता है। सूदा हो जाता है गुस्सा, उसे लगता है कि उसकी बीवी उसे चीट कर रही है और वो कॉल करता है अपनी बीवी को। कॉल तो पिक हो जाती है पर दूसरी तरफ से उसकी बीवी नहीं बोलती। एक आदमी दूसरी तरफ से हंसने लगता है और वो सूदा को चिढ़ाते हुए बोलने लगता है कि अब से वो ये जो वीडियो डिलीवरी है वो डायरेक्ट घर पर ला कर देगा। और सूदा की नजर देन जब दोबारा कैमरे पे जाती है तो उस आदमी का फाइनली फेस रिवील होता है। दोस्तों वो और कोई आदमी नहीं, डिलीवरी मैन था जो उसे डीवीडीज लाकर हमेशा देता था। डिलीवरी मैन इन दी एंड निकला कोई सीरियल किलर जो घुस गया था सूदा के परिवार में। और फिर उस किलर ने सूदा के परिवार के साथ क्या करा होगा ये तो आप मुझे कमेंट में बताओ। ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है और हम देखते हैं फिर से तोमोनी को, जहां वो लड़का जो तोमोनी के साथ अपने कपड़े धोने आया था वो उसे लगातार घूरे जा रहा था, जबकि तोमोनी अपने काम पे ध्यान देती है। तोमोनी देन अपना फोन निकालकर अपने एक दोस्त को टेक्स्ट करती है कि क्या अगले दिन हम लोग मिल सकते हैं, क्योंकि तोमोनी जिसे टेक्स्ट कर रही थी वो एक लड़का था जिसे वो पसंद करती थी। लेकिन उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि उसके पीछे बैठा हुआ आदमी बुरी तरीके से उस पर नजर गड़ाए हुए है। इसी के साथ घड़ी में टाइम तेजी से आगे बढ़ रहा था। एंड देन हम जाते हैं मूवी की चौथी कहानी के अंदर, जिसका नाम है द रिजल्ट ऑफ क्यूरियोसिटी एक्सीडिंग सस्पिशन। इस कहानी की शुरुआत होती है मोतो नाम के एक लड़के से जो वेंडिंग मशीन से पीने के लिए कुछ ले रहा था, लेकिन उसकी ड्रिंक बाहर आने से पहले ही उसे एक लेटर मिलता है। मोतो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है ये सोचकर कि ये लेटर किसके लिए होगा, लेकिन फिर वो लेटर देखता है जिसमें लिखा था इंटरेस्टेड इन मी, यानी कि क्या तुम मेरे में इंटरेस्टेड हो? अगर तुम मेरे में इंटरेस्टेड हो तो मेरे से फोन बूथ पर मिलो। ये लेटर देखकर मोतो के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वो फोन बूथ पर जाता है और फिर से उसे वहां पर मिलता है एक दूसरा लेटर जिसमें ये लिखा था तुम तो सच में मेरे में इंटरेस्टेड हो। एंड द लेटर में किसी और जगह का एड्रेस भी लिखा हुआ था। मोतो और ज्यादा खुश हो जाता है, वो जाता है उस दूसरे एड्रेस पे जहाँ पे एक और लेटर मिलता है और उस लेटर में भी एक और दूसरी जगह का एड्रेस लिखा हुआ था। पर ये जो आखिरी जगह थी ये काफी ज्यादा खंडर सी लग रही थी। अब मोटो का तो मोटो ये हो गया था कि वो आज अपने साथ घर पे लड़की लेकर ही जाएगा और इसलिए वो वहीं पे कूड़े में से ढूंढ निकालता है एक और लेटर। और इतना ही नहीं, इस बार लेटर के साथ लिफाफे में एक लड़की की फोटो और उसका नंबर भी लिखा हुआ था। साथ ही साथ लिखा था कि उसे आगे एक जगह पर जाना है और वहां पर उसे एक सड़क पर हार्ट शेप की ड्राइंग मिलेगी। उसे वहीं पे खड़ा होकर इस नंबर पे कॉल करना होगा और तभी वो लड़की उसके सामने उससे मिलने आएगी। ये देखकर तो मोटो सोचता है कि उसकी लॉटरी लग गई। वो तुरंत उसी डायरेक्शन में आगे जाता है और उसे एक हार्ट शेप की ड्राइंग दिखती है। वो वहां पर जाकर खड़ा होकर नंबर पे कॉल करता है, लेकिन काफी देर हो जाती है और कोई भी कॉल नहीं उठाता। मोटो को लगता है कि उसके साथ किसी ने मजाक किया। वो अपना मन मारकर अब वापस घर की तरफ जाने लगता है, पर तभी पीछे उसके कोई गिरता है और जैसे ही मोटो पीछे मुड़ता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहां पर एक लड़की ने ऊपर से छलांग लगा दी थी। अब दोस्तों ये जो लड़की गिरी है इसका प्लान ये था कि जो भी लड़का नीचे होगा वो लड़की सीधा उसके ऊपर गिरेगी और ये दोनों मारे जाएंगे। मतलब मोटो ने आगे बढ़कर खुद की जान बचा ली थी। मोटो अब इतना ज्यादा डर जाता है कि वो वहां से भाग जाता है और यहीं पे ये कहानी खत्म हो जाती है। और इसलिए कहते हैं फालतू के लेटर्स पे ध्यान नहीं देना चाहिए जो हमें जमीन पे पड़े मिले। सीन यहाँ से फिर से आता है तोमोनी पे, जो थक हार कर अपनी लॉन्ड्री मशीन के पास जाकर ही बैठी हुई थी और बगल में आए हुए आदमी को देखने लगी थी। वो आदमी अपने कपड़े निकाल रहा था और घड़ी में टाइम अब बहुत ज्यादा नजदीक आ गया था तोमोनी के मरने का। लेकिन अब तोमोनी की नजर पड़ती है उस आदमी के कपड़ों पे जिसपे खून लगा हुआ था और ये देखते ही उसकी आंखें और आदमी की आंखें फाइनली मिल जाती है। तोमोनी को देखकर वो आदमी क्रीपी तरीके से स्माइल देता है। 2:05 होने ही वाले थे और ऐसा लग रहा था कि ये आदमी तोमोनी पे अटैक कर देगा, क्योंकि शायद इसी आदमी ने उस नंबर को तोमोनी के पास गिराया होगा। हालांकि तभी एक दूसरा आदमी आ जाता है अपने कपड़े धोने के लिए और सिचुएशन फिर से नॉर्मल हो जाती है और वो जो दूसरा आदमी था वो नॉर्मली बस अपने कपड़े लेकर चले जाता है। यहाँ पे तोमोनी का टाइमर खत्म हो गया था, 2:05 हो गए थे, लेकिन वो अभी भी जिंदा थी। फाइनली उसके भी कपड़े धुल गए थे तो वो उन्हें बैग में कलेक्ट करने लगती है और इसके बाद हमारी 5वीं कहानी शुरू होती है जिसका नाम है द कोर्टशिप मेथड दैट इज ऑलवेज यूज्ड अप।
इस कहानी की शुरुआत होती है एरी से, जो सुबह सुबह अपने काम के लिए जा रही थी। तभी वो देखती है एक लड़के को जो अपनी बाइक ठीक कर रहा था। एरी उस लड़के का एक टूल उठाकर उसे देती है और उसकी मदद कर कर आगे निकल जाती है और वो लड़का अपनी क्रीपी स्माइल देता है, जो मेरे ख्याल से पूरी मूवी में सबसे अजीब चीज है। हाउएवर एरी को नहीं पता था कि उसे इस आदमी की मदद करनी ही नहीं चाहिए थी। ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। एरी अब काम के बाद जब घर आती है तो देखती है कि उसके डोर पर किसी ने कोई गिफ्ट रखा हुआ है। एरी थोड़ा खुश होती है और जैसे ही गिफ्ट खोलती है तो डर के मारे वो उसे नीचे फेंक देती है, क्योंकि उस गिफ्ट बॉक्स में 2 दांत रखे हुए थे। अगले दिन फिर से एरी उसी रास्ते से अपनी दोस्त से बात करते हुए जा रही थी और वो लड़का उसे फिर से वही मिलता है जो अब गंजा हो गया था। एरी उसको अवॉइड कर कर अपने घर वापस आती है और फिर से उसे अपने दरवाजे पे एक गिफ्ट मिलता है। लेकिन जैसे ही वो गिफ्ट खोलती है उसकी तो जान ही निकल जाती है, क्योंकि इस बार गिफ्ट बैग में एक आदमी के बाल रखे हुए थे। बेसिकली वो आदमी गंजा इसलिए हुआ था ताकि वो एरी को अपने बाल गिफ्ट कर सके। अब एरी बहुत ज्यादा डर गई थी और अगले दिन जब फिर एरी उस लड़के को सेम टाइम पे सेम रास्ते पे उसका वेट करते हुए देखती है तो वो भागकर अपने घर वापस आती है। लेकिन फाइनली आज कोई गिफ्ट बैग उसे नहीं मिलता। एरी को थोड़ा रिलीफ होता है और वो अंदर आकर अपने घर का काम करने लगती है, जैसे डिशेस वगैरह धोना। तभी उसकी डोरबेल बजती है और एरी के पूछने पर भी कोई जवाब नहीं देता। वो बाहर जाकर देखती है कि कौन है, जहाँ पे ऑब्वियसली कोई भी नहीं था। एरी डोर बंद करने ही वाली थी कि तभी उसे नीचे रखी हुई मिलती है एक खाने की प्लेट। ये कुछ जापानीज डेलिकेसी जैसी डिश लग रही थी, जिसे एरी ध्यान से देखने लगती है और जैसे ही उसे रियलाइज होता है कि प्लेट में क्या है, एरी डर के मारे उस प्लेट को फेंक देती है और दरवाजा बंद कर देती है, क्योंकि उस प्लेट में एक आदमी की आंख रखी हुई थी। यानी कि दोस्तों, स्टॉकर ने एरी को खुश करने के लिए अपनी आंख बाहर निकालकर उसे गिफ्ट कर दिया, जो काफी ज्यादा क्रीपी था। बेसिकली कहानी से प्रूफ होता है कि हमें मदद करने से भी पहले सोचना चाहिए कि हम किसकी मदद कर रहे हैं। सीन वापस अब आता है तोमोनी की कहानी पे, जो अगले दिन फाइनली अपने स्कूल जा रही थी और अपने दोस्तों से बात कर रही थी। उसकी दोस्त उसे बताती है कि वो फालतू में इतना डर रही थी कि ठीक 2:05 पर वो मर जाएगी, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। कोई पक्का तोमोनी को प्रैंक कॉल कर रहा होगा, क्योंकि वो भी हमेशा स्ट्रेंजर्स को कॉल करती रहती है प्रैंक कॉल्स के लिए। अब बात करते करते तोमोनी बस लेती है और अपना बैग साइड में रखकर बैठ जाती है। पर देन तोमोनी को टेक्स्ट आता है उस लड़के का जिसे तोमोनी पसंद करती थी। वो लड़का तोमोनी को कैफे में मिलने के लिए बुलाता है और तोमोनी स्कूल बंक मारकर अगले ही बस स्टॉप पे उतर जाती है उस लड़के से मिलने के लिए। और यहाँ पे सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं मूवी की आखिरी कहानी, जिसका नाम है द टेरिबल ह्यूमन नेचर दैट एवरीवन हैज। ये कहानी थी मेई नाम की एक लड़की की, जो कैफे में आती है और एक टेबल पे जाकर बैठ जाती है। मेई एक हाई स्कूल लड़की थी जो इस कैफे में कोइची नाम के एक लड़के से मिलने आई थी। कोइची और मेई दोनों एक दूसरे से डेटिंग साइट पर मिले थे, लेकिन दोनों ने अभी तक एक दूसरे को देखा नहीं था, क्योंकि पुराने जमाने में कुछ ऐसी ही डेटिंग साइट्स होती थी कि जहां पर हम बस लोगों से बात कर सकते थे, उन्हें देख नहीं सकते थे। मेई अपने लिए एक ड्रिंक लाती है और कोइची को अपडेट देती है। कोइची भी बताता है कि वो 10 मिनट में वहां पे पहुंच जाएगा, लेकिन वो मेई को पहचानेगा कैसे। इस बात के जवाब में मेई उसे बताती है कि उसने हाई स्कूल ड्रेस पहनी हुई है और साथ में रेड कलर का एक बैग भी लिया हुआ है। इस बात के बाद मेई टाइम देखती है जहाँ पे 1:50 हो रहे थे और तभी उसका फोन फिर से वाइब्रेट होता है और टेक्स्ट देखकर वो थोड़ा डर जाती है, क्योंकि टेक्स्ट में लिखा हुआ था कि तुम प्लेन दिख रही हो। वैसे वो लाल वाला बैग तुम्हारा काफी ज्यादा क्यूट है। ये देखकर मेई फिर से उस लड़के को टेक्स्ट करती है कि क्या वो उसे स्टॉक कर रहा है, क्योंकि वो सामने मिलने क्यों नहीं आ रहा। इस बात के ऊपर लड़का रिप्लाई करता है, अब अच्छी चीजों में क्या मजा है, क्योंकि असली खुशी तो अपना बुरा साइड दिखाने में होती है ना। हर किसी की कोई ना कोई डार्क साइड तो होती ही होगी। मैं ये बात सुनकर डर जाती है और वो उसे टेक्स्ट करती है कि वो अब उसे नहीं मिलेगी और वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी उसको एक और टेक्स्ट आता है जिसमें लिखा था, मैं तुम्हें ऐसे देखना चाहता हूँ।
और इस टेक्स्ट के साथ एक फोटो थी जिसमें एक लड़की मरी हुई थी, यानी वो लड़का मेई को मारना चाहता है। ये देखकर डर के मारे मेई के हाथ से फोन गिर जाता है और वो फोन उठाकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके पास फिर से कोइची का टेक्स्ट आता है जिसमें लिखा था कि वो कैफे के बाहर ही है और उसने मेई को देख लिया है। घबराकर मेई वॉशरूम में जाती है और खुद को बंद कर लेती है। उसके पास बार बार कोइची के मैसेज आने लगते हैं जो उसको बार बार बहुत ज्यादा सुंदर बोल रहा था। एंड फाइनली वॉशरूम में एक आदमी घुसता है और वो सारे वॉशरूम के दरवाजों को देखने लगता है। मेई को लगने लगता है कि आज तो वो मर जाएगी, लेकिन तभी वो आदमी बाहर चले जाता है और मेई को बाहर से सुनाई देने लगती है बहुत सारी लड़कियों की चिल्लाने की आवाजें, जैसे कि उस आदमी ने किसी का मर्डर कर दिया हो। पहले तो मेई घबरा जाती है, लेकिन फिर वो करती है स्माइल, क्योंकि दोस्तों मेई समझ जाती है कि कोइची ने मेई की जगह किसी और लड़की को मार डाला, जिस वजह से मेई बच गई। यानी कि एक तो किलर था और दूसरी थी मेई, जो खुश हो रही थी क्योंकि वो जिंदा बच गई चाहे कोई और लड़की मर गई हो। और इसलिए कहते हैं हर इंसान के अंदर कोई ना कोई डार्क साइड जरूर होती है। अब इसके बाद हमें दिखाई जाती है मूवी की एंडिंग, जो आपने सोची नहीं होगी। मूवी के एंड में हम तोमोनी को नहीं देखते, हम देखते हैं बस एक बैग और उसके साथ ही एक कैफे की टेबल पे रखा हुआ फोन जिस पे खून लगा हुआ था। अगर ये बैग देखकर आपको अभी समझ नहीं आया कि क्या हुआ तो मैं बता देता हूँ। याद है तोमोनी, वो भी किसी कैफे में अपने दोस्त से मिलने आई थी और उसने भी हाई स्कूल ड्रेस पहनी हुई थी, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि उसके पास एक लाल बैग था। यानी कि कोइची ने मेई को नहीं मारा, कोइची ने मार डाला था तोमोनी को, क्योंकि उसे लग रहा था कि तोमोनी ही मेई है जो अपने दोस्त से मिलने के लिए गई थी। तो बेसिकली लास्ट वाली कहानी तोमोनी की कहानी से मिल रही थी। और उससे भी ज्यादा क्रीपी बात, कोइची ने तोमोनी को एग्जैक्टली 2:05 पर मारा था। यानी कि मूवी की शुरुआत में तोमोनी के पास जो वॉइस मेल आया था वो सच हो गया, और वो वॉइस मेल रात के 2:05 की बात नहीं कर रहा था, वो दोपहर के 2:05 की बात कर रहा था। और मुझे तो ऐसा लगता है कि रात में जो आदमी तोमोनी को घूर रहा था ना, वो ही कोइची था, और जिस मरी हुई लड़की की फोटो कोइची ने मेई को भेजी थी, उसी लड़की का खून कोइची के कपड़ों पे लगा हुआ था जो तोमोनी ने रात को देख लिया था। पर आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। यानी ये मूवी जहां से शुरू हुई वहीं पे आकर खत्म हो गई, और मुझे पता है कि किसी ने ऐसी एंडिंग की उम्मीद नहीं करी होगी। तोमोनी को लेकर ये था मेरा पर्सपेक्टिव, पर आप लोग प्लीज कमेंट कर मुझे अपना जरूर बताना। वेल, ये था पूरा रिकैप तोरीहादा पार्ट 4 मूवी का, और सिंपली क्योंकि ये मूवी बहुत ज्यादा क्रीपी वाइब्स देती है, हमें बताती है ऐसी घटनाएं जो जापान में होती रहती है, इसलिए मैं इसे दूंगा 6.3 आउट ऑफ 10। आप लोग मुझे अपनी रेटिंग्स कमेंट में बता सकते हो। मैं हूं कैरिश और आप देख रहे हो डेमोनिक आर्काइव्स, जो बेस्ट हॉरर रिकैप चैनल है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। ये आप लोगों का फ्री सपोर्ट है जो चैनल की बहुत ज्यादा मदद करता है, और इसी से हमारा चैनल आगे बढ़ पाएगा। मैं इस चैनल के अपडेट्स हमेशा टेलीग्राम पे डालता हूँ, और मैं पर्सनली सबका रिप्लाई करता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे जाके फॉलो कर लो। आपने मेरी इस वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।